सारे रेफरेंस का मलबा सुप्रीम कोर्ट पे डाल के क्या नैब इस तरह से बरीउज़्ज़मा हो सकती है जिस तरह आज उन्होंने रवैया इख्तियार किया और कहा कि उन्होंने कहा था उनके हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ। दूसरा, जो अपीलें आज खुद वापस ली, ऐसे माजी में प्रैक्टिस रही है नैब की? देखें, सबसे पहली इसमें बात तो ये है, ये केस था क्या? ये था एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस कि आप अपनी आमदन से ज्यादा आपके एसेट्स हो या आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, आपने मेंटेन किया हो। अगर आप वो मेंटेन कर रहे हैं और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आप पे करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनता है, सेक्शन 9 का नैब का। अब इसमें एक प्रॉपर्टी थी, एवनफील्ड के नाम की प्रॉपर्टी थी, और उस वक्त के जो मियां नवाज शरीफ साहब की वेल्थ स्टेटमेंट थी, जो इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स थे, वो आपस में मैच नहीं करते थे। सो उनका जो मनी ट्रेल था, वो पैसे कहाँ से आए थे, किस तरह लिए गए थे वो फ्लैट्स, उसका टोटल केस था। और ये कहना कि ये मेरे बच्चों के है, वो आपको पता है उस वक्त उनकी क्या उम्र थी? इतना काबिल तो कोई नहीं होता अनलेस वो बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग को यूनिवर्सिटी छोड़ जाए और कोई चीज इन्वेंट कर ले, कोई सॉफ्टवेयर बना ले, तो मिलियंस ऑफ डॉलर इस एज में वो कमा सकता है। लेकिन अगर ये आप समझें, प्रिजम्पशन यही होती है कि जो आपका सोर्स, जो ब्रेड विनर होता है फैमिली का, उसके ही पैसों से वो चीज बनाई गई होती है, उसकी पैसों से वो चीज आई होती है। पहली चीज तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये देखें, नैब का तो देखें, ये पूरा केस जो है ना, ये डिसाइड होना था 90% हाउ डज द नैब प्रोसीड इन दिस केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोर्ट में आज क्या हुआ कि जब अमजद परवेज साहब बहस कर रहे थे, नॉर्मली जब दूसरी साइड का वकील बहस करता है तो हम लोग भी यही करते हैं, जो वो आर्गुमेंट्स ले रहा होता है हम अपने पेज पे नोट करते हैं कि इसका हम रिबटल देंगे। तो जब अमजद परवेज साहब ने को आधा घंटा 1 घंटा दलाइल दिए, वो इस दौरान दलाइल दे रहे थे, तो मियां गुल औरंगजेब साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप इसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके हाथ में तो पेंसिल भी नहीं है ना मार्कर है, आप क्या किस तरह नोट कर रहे हैं? तो आप नैब आप इस चीज से देख लें, जब तक आप सबूत नहीं रखेंगे तब तक आप एक केस को प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। और ये केस भी नैब ने पहले भी सीरियसली नहीं चलाया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, आपने प्रोसेस ऑफ जस्टिस को बाईपास किया। एंड ऑफ द डे जो लोग ये समझेंगे, जो देखेंगे, वो यही देखेंगे एक प्रॉपर्टी थी, उसका मनी ट्रेल नहीं था। केस गलत चला ठीक चला अलग डिबेट है, लेकिन प्रॉपर्टी पब्लिक ऑफिस होल्डर के डिपेंडेंट्स की थी, जो जिसका मनी ट्रेल नहीं आया। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन केस भी खत्म हो जाएगा, सारी चीज खत्म हो जाएगी, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं होगी पब्लिक ऑफिस होल्डर की। ताहयात महली का स्टेटस कैसे चेंज होगा? वो अभी बरकरार है अबू ज़र? किसका जी? ताहयात महली का स्टेटस। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो उसकी वजह से हुई है। अगर आपको नैब में किसी केस में सजा होती है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10 साल की होती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) में आपको सजा हुई है, उसके मुताबिक समीउल्लाह बलोच केस की जजमेंट है 7 मेंबर बेंच, जो कहती है कि ये आइन की मंशा ये है कि ये फॉर लाइफ है। सो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये दो चीजें डिफरेंट है। एक है सुप्रीम कोर्ट ने डेक्लेरेशन दी थी कि आपने कोर्ट में झूठ बोला, नॉमिनेशन पेपर्स पर बोला, आपने अपनी तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, वो एक सेपरेट चीज है। ये कन्विक्शन है, ये एक सेपरेट चीज है जो नैब डिफेंस था। सो ये खत्म भी हो जाए, वो रहेगा जब तक वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू ना करे। भी कहते हैं ना कि लॉ बना दिया है कि वो 5 साल हाँ, नहीं, वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की उसमें तो हमने देखा कि वो जब फैसला आया था बाकायदा जी, उसका मसला ये है कि वो एक सिंपल लेजिस्लेशन है। कल को जब ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा दोनों कानून जो हैं उनका, तो फिर जब आइन में वो कहते हैं, लिखा है कि इट्स लाइफ टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है लाइफ टाइम, तो हम यही समझेंगे लाइफ टाइम है। और सिंपल लॉ कह रहे हैं 5 साल है, तो आइन जो है वो प्रिवेल करेगा। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होता है तो आइन सुप्रीम कंसिडर किया जाता है। बहरहाल अभी तो नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे फायदा ही हुआ। कल तजाद की वजह क्या थी? पीटीआई का सोशल मीडिया कौन चला रहा है, और बैरिस्टर गौहर ही क्यों? देखें, मेरा मौकफ हमेशा ठीक होता है, आप मान लें, जो मैंने कल कहा था जो आपके सामने। और दूसरी बात देखिए, आपकी पार्टी के लीडर का भी मौकफ हमेशा ही ठीक है। नहीं, अबू ज़र की पार्टी नहीं है कोई। अच्छा, पार्टी नहीं है कोई जी। मेरी स्पिरिचुअल पार्टी। अच्छा, मेरी बात सुने। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई इसमें
एक तो पहली बात है, मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी, ये चेयरमैनशिप से सिर्फ जो साइड पे हुए हैं चेयरमैन पीटीआई इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करे, वो सिर्फ टेक्निकल रीजंस की वजह से हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इंटर पार्टी इलेक्शन है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट इमेज देना है या उनको हमने माइनस करके कुछ लेन देन करनी है, दैट इज नॉट एन इशू, मैं क्लियर कर दूं आपको। और दूसरी बात जो है, देखें, ये एक मिसकम्युनिकेशन का इशू था, क्योंकि देखें चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल में, तो उनसे कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं होता। एक टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो 90% है वो लॉयर्स, बल्कि 100% मीटिंग्स जो हैं लॉयर्स की हो रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू मीट द चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सो देयर वाज अ कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, इसमें इतना इशू नहीं है। मैंने आप कल भी कहा था, जिसको नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसी को ही सब मान लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए ये लीगल अथॉरिटी तो होती है, जो मॉरल अथॉरिटी होती है दैट इज विच काउंट्स, क्योंकि द मॉरल अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करंट चेयरमैन की है, तो वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, वो आज गौहर साहब को करेंगे, कल किसी और को करेंगे। जो फॉलोअर्स होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, बाकी पार्टी की जो हायरार्की होती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर के अंडर आपको लगता है पीटीआई मुत्तहिद रह पाएगी? नजरियाती कारकुन अपनी जगह, कुर्बानियां देने वाले अपनी जगह रह गए, बैरिस्टर गौहर छा गए। देखिए इसमें इतना कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। जब इमरान खान साहब की जब कोई चॉइस होगी तो उसके अंदर मुतहद रहना, क्योंकि जब तक वो खुद हैं और वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, तो इतना इसमें कोई इशू नहीं होगा। ना इसमें कोई डिवीजन आएगी, ना आपको कोई दरार पड़ते हुए नजर आएगी। यूनाइटेड होगी पार्टी एज लॉन्ग एज द पर्सन सिटिंग इन अडयाला इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। उनका कॉन्फिडेंस है गौहर साहब पे, तो ही कैन परसू विदाउट एनी इशू, बिल्कुल स्मूथली वो काम कर सकते हैं अपना। अच्छा, चले अब ईराना साहब से इसका सियासी एतबार से जो इंतखाब है उसको जांच लेते हैं। ये इंतखाब सियासी तौर पर ठीक रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, राना साहब जी? अच्छा, छोटी सी एक बात, देखिए बात ये है, एक मिनट राना साहब, अबू जर एक नुक्ता बस बयान कर, मैं आती हूँ। एक बात नहीं इसमें, देखें अपॉइंटमेंट ऑफ गौहर साहब, अ यंग पर्सन, ठीक है, इतनी एज नहीं है, एंड समवन हु इज नॉट रिलेटेड टू चेयरमैन पीटीआई। यहाँ पे तो क्या होता है जी, वो नहीं है तो आपके भाई आ जाए, बहन आ जाए, भांजा आ जाए, भतीजा आ जाए, वालिद आ जाए, ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ओवरऑल ये डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा अच्छा स्टेप है कि समवन हु इज नॉट रिलेटेड टू द चेयरमैन, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हम शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और को अगर नॉमिनेट कर दिए, इसको ओवरऑल भी सेलिब्रेट करना चाहिए हमें वैसे भी।